आज मेरी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन की यादें फिर से ताजा हो गई। उसी दिन शिया ने मुझे 40 लाख रुपए देकर 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का प्रस्ताव दिया था। शुरुआत में यह सिर्फ एक सौदा था, लेकिन समय के साथ मैं उस समझौते को ही भूल बैठा। आज सुबह नींद और हकीकत के बीच झूलते हुए मैं आदत के मुताबिक उसके बिस्तर पर जा चढ़ा, लेकिन अगले ही पल उसने मुझे जोरदार लात मारकर नीचे गिरा दिया। पिछले कई सालों से मैं अपने शरीर और दिल दोनों की पीड़ा सहता आ रहा था। लगभग 2000 दिन और रातें गुजर चुकी थी और अब मेरे अंदर और सहने की ताकत नहीं बची थी। इसलिए नाश्ते की मेज पर बैठते ही मैंने शांत स्वर में कहा, शिया, चलो तलाक ले लेते हैं। मेरी बात सुनते ही माहौल एकदम ठंडा पड़ गया। उसने कुछ पल मुझे देखा और फिर ठंडी आवाज में बोली, अच्छी तरह सोच लिया है? अगर तलाक चाहिए तो मुझे 40 लाख लौटाने होंगे, और अगर नहीं लौटा पाए तो मैं तुम्हें वापस जेल भिजवा दूंगी। उसके शब्दों में साफ चेतावनी थी। शायद वो अभी तलाक नहीं चाहती थी, क्योंकि इन वर्षों में उसे मेरी मौजूदगी की आदत पड़ चुकी थी। लेकिन मैंने सिर्फ हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। हां, तलाक ही सही रहेगा। किसी के लौटने का इंतजार करने से बात और मुश्किल हो जाएगी। इन 3 सालों में जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया, उसके लिए धन्यवाद। 40 लाख मैं 1 साल के अंदर लौटा दूंगा। अगर तुम फ्री हो तो आज दोपहर ही सारी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। उसका अभिमानी स्वभाव उसे मुझे दूसरा मौका देने नहीं देता था। उसने तुरंत हामी भर दी। दोपहर तक इंतजार भी नहीं किया गया। जैसे ही सिविल अफेयर्स ऑफिस खुला, हम अंदर गए और 10 मिनट से भी कम समय में बाहर निकल आए। पूरी प्रक्रिया खत्म हो चुकी थी। बाहर आते ही शिया ने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा और सीधे अपनी कार में बैठकर चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरे दिल में सिर्फ कड़वाहट बची थी। उधर शिया मुश्किल से 200 मीटर ही आगे बढ़ी होगी कि उसके फोन पर कॉल आ गई। उसने गाड़ी सड़क किनारे रोकी और कॉल रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ से एक परिचित मगर लंबे समय बाद सुनी गई आवाज आई, शिया, कल रात मेरे फोन का जवाब उसने क्यों दिया? मैं बहुत खुश था और तुम्हें बताना चाहता था कि मैं जल्द ही देश लौट रहा हूं। लेकिन बात खत्म होते ही उसी ने कहा कि तुम्हें सब पता है। क्या तुम दोनों? सामने वाला व्यक्ति था दु सितेंग। शिया का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। अपने दिमाग से बेकार की बातें निकाल दो। मेरा फोन कल रात नीचे रह गया था। अगर और कुछ कहना है तो जल्दी कहो, मैं बहुत व्यस्त हूं। तभी कॉल के दूसरी तरफ एक और महिला की आवाज सुनाई दी। शिया ने बिना कुछ और बोले फोन काट दिया। उसी पल उसके मन में अजीब सा एहसास पैदा हुआ। उसे लगा जैसे उसने किसी गलत इंसान को इतने सालों तक अपने दिल में जगह दी थी। तलाक की कड़वाहट और दु सितेंग के प्रति अचानक पैदा हुई घृणा के कारण उसका काम पर जाने का मन ही नहीं हुआ। जो महिला कभी बिना वजह ऑफिस से छुट्टी नहीं लेती थी, उसने पहली बार काम छोड़ दिया और सीधे अपने घर लौट गई। घर पहुंचते ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला। उसकी मां अभी पूरी तरह उठी भी नहीं थी। बेटी को देखते ही उन्होंने उसे गले लगा लिया। कुछ देर बाद शिया ने धीमी आवाज में कहा, मां, आज सुबह मेरा और चुई का तलाक हो गया। ये सुनते ही घर का माहौल बदल गया। थोड़ी देर बाद वो अपने माता पिता के सामने सोफे पर बैठी थी और दोनों उससे जवाब मांग रहे थे। उसके पिता आमतौर पर हमेशा उसका पक्ष लेते थे, लेकिन आज उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। उसकी मां ने गुस्से में कहा, तुम्हें सच में समझ नहीं है कि तुम्हारे पास क्या था। सालों तक तुमने चुई के साथ जैसा व्यवहार किया वो अलग बात है, लेकिन बताओ, इन सालों में तुम्हारा करियर किसने संभाला? रात रात भर जागकर तुम्हारे सारे काम किसने पूरे किए? घर में तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल किसने रखा? सुबह का नाश्ता, रात का खाना, तुम्हारा नहाने का पानी, यहां तक कि तुम्हारे कपड़े भी वही धोता था। उसने अपना पूरा भविष्य तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया। और आज तुम मुझे बताती हो कि तुम दोनों का तलाक हो गया। उनकी डांट सुनकर शिया का चेहरा लाल हो गया। वो तुरंत उठी और बोली,
मैं आपकी बेटी हूं या चुई? और आपको बता दूं, तलाक उसने मांगा था। मुझे छोड़ा गया है, मैंने उसे नहीं छोड़ा। उसके पिता भी अब खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने फोन उठाया और मुझे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी मां ने उन्हें घूर कर देखा। अब उसे फोन करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं? शिया के दिल में हमेशा से कोई और था। वो सिर्फ उस आदमी के लौटने का इंतजार कर रही थी। अगर मेरी बात नहीं मानोगी और उसके साथ जाने की कोशिश करोगी, तो मैं तुम्हारे सारे शेयर वापस ले लूंगी। फिर देखेंगे वो आदमी तुम्हारे साथ कितना टिकता है। शिया ने तुरंत विरोध किया, लेकिन उसकी मां बिल्कुल नहीं झुकी। उसके पिता भी इस बार उसकी मां के साथ खड़े थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैं भी तुम्हारी मां की बात से सहमत हूं। मैं तुम्हें दुस्सितें के साथ नहीं देखना चाहता। यह सुनकर शिया की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने दांत भींचते हुए कहा, अब चुई मुझे नहीं चाहता। मैंने उसे नहीं छोड़ा। कल रात दुस्सितें का फोन आया था। उसने कहा कि वो वापस आ रहा है और मुझसे शादी करना चाहता है। चुई ने वो कॉल सुन ली थी। आज सुबह उसने तलाक मांग लिया। अब अगर चुई इतना ही अच्छा है तो आप लोग खुद जाकर उसे अपना बेटा बना लीजिए। उसकी बगावत सुनकर उसकी मां जरा भी प्रभावित नहीं हुई। उल्टा उनके चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। तुम खुद को बहुत चालाक समझती हो। सुन लो, कल से मैं तुम्हारा घर आधी कीमत पर बेच दूंगी। अब जब तलाक हो चुका है तो वापस इसी घर में रहोगी। रात 9 बजे के बाद घर लौटी तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। भविष्य में तुम किसी के साथ भी घूमो, लेकिन दुस्सितें के साथ नहीं। और आज मैं खुद चुई से मिलूंगी। मुझे जानना है कि उसने तलाक क्यों मांगा। शिया, बेहतर होगा कि वो मुझे ऐसी कोई सच्चाई न बताए जो मुझे और ज्यादा गुस्सा दिला दे। इतना कहकर मां खड़ी हो गई और जाते जाते पिता को भी ऐसा घूरा कि उन्होंने तुरंत चुप रहना ही बेहतर समझा। अगर वो वैन नुआन को बाहर जाने देने की हिम्मत करता तो उसके अच्छे दिन खत्म हो जाते। मेरी सास शेन नुआन सेना से निकली हुई महिला थी। वो कभी घुमा फिराकर बात नहीं करती थी और न ही किसी को मनाने के लिए मीठे शब्दों का सहारा लेती थी। घर में नरमी दिखाने का काम पहले ही मेरे ससुर कर रहे थे। अगर वो भी सख्त न रहती तो इस जिद्दी लड़की को कोई नहीं संभाल पाता। मेरी बात पूरी होने से पहले ही उन्होंने मुझे घूरा। तो क्या तुम कहना चाहते हो कि इतने साल साथ रहने के बाद भी तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई भावना नहीं है? इंसान तो छोड़ो, किसी कुत्ते के साथ भी इतना समय बिताओ तो लगाव हो जाता है। और मैं तुम्हें कुत्ता नहीं कह रही, मैं उस नालायक लड़की की बात कर रही हूं। उनकी बात सुनकर मेरे माथे से फिर पसीना बहने लगा। मैंने धीरे से कहा, मां, आप मेरी पृष्ठभूमि जानती है। मेरी पूरी जिंदगी में शिया नुआन जैसी लड़की शायद कभी मुझसे बात भी न करती। हमारे बीच सामाजिक स्तर का फर्क बहुत बड़ा है और अगर मैं उससे प्यार भी करता तब भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसके दिल में हमेशा कोई और था। शेन नुआन ने तुरंत समझ लिया कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तुम उस दुस्सितें की बात कर रहे हो। वो लड़का सिर्फ शिया नुआन के पास मौजूद कंपनी के शेयरों के पीछे पड़ा है। मेरी मूर्ख बेटी ही उसकी बातों पर विश्वास करती है। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। तुमने तलाक जैसा फैसला लेने से पहले मुझसे एक बार भी बात नहीं की। अब वो आदमी वापस आने वाला है और मेरी बेवकूफ बेटी सीधे आग में कूदने जा रही है। क्या तुम चाहते हो कि हमारे परिवार की पूरी मेहनत उस आदमी के हाथ लग जाए? मैं चुप रहा। इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद उन्होंने अपने बैग से कुछ दस्तावेज निकाले और मेरी तरफ बढ़ा दिए। तलाक हो गया तो क्या हुआ? मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो रिश्ता खत्म होते ही सब भूल जाए। पिछले 3 सालों से तुम मुझे मां कहते आए हो। अब भले ही तुम मेरे दामाद नहीं रहे, लेकिन आधे बेटे तो अभी भी हो। इसे रख लो। मैं दस्तावेज देखकर चौंक गया। रकम छोटी नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में ऐसा दबाव था कि मना करने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने सख्त स्वर में कहा, यह शहर छोड़ने के बारे में मत सोचना।
अगर भविष्य में मुझे या तुम्हारे ससुर को किसी मदद की जरूरत पड़ी तो तुम्हें आना होगा, और अगर मना किया तो सेना वाले तुम्हें ढूंढते हुए खुद पहुंच जाएंगे। मैंने तुरंत सिर हिला दिया। रात के खाने के दौरान अचानक उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम वापस चुआंगशांग कंपनी में काम करना चाहोगे? मैं वेन परिवार से कहकर तुम्हें प्लानिंग डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनवा सकती हूं। मैंने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। मां, मजाक मत कीजिए। अगर मैं वापस गया तो शिया नुआन यही सोचेगी कि मैं अभी भी उसका पीछा कर रहा हूं। तलाक का मतलब ही दूरी बनाना है, और वैसे भी कंपनी के कई वरिष्ठ लोग हमारे रिश्ते के बारे में जानते हैं। ऊपर से वो आदमी भी जल्द लौटने वाला है। अपनी पूर्व पत्नी को किसी और के साथ देखना आसान नहीं होता, इसलिए मुझे थोड़ी शांति से जीने दीजिए। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में निराशा झलक गई। उन्होंने धीरे से आह भरी। तुम्हारा सारा अभिमान और आत्मसम्मान हमेशा हमारे लिए था, लेकिन उस नादान लड़की को कभी दिखाई नहीं दिया। वो आज भी सोचती है कि तुम्हारी सारी उपलब्धियां उसी की वजह से हैं। कुछ देर बाद उन्होंने फिर कहा, ठीक है, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मैं दबाव नहीं डालूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, तलाक के बाद तुरंत दूसरी शादी मत करना। अगर कभी कोई लड़की पसंद आए तो सबसे पहले अपनी मां को बताना। अगर प्यार से बात नहीं बनी तो पैसे से बना देंगे। मैं हल्का सा मुस्कुराया और सिर झुका लिया। मां, फिलहाल मुझे प्यार व्यार के बारे में सोचने का समय नहीं है। सबसे पहले मुझे अपनी जिंदगी की बाकी समस्याएं सुलझानी है। उसके बाद मैं इसी शहर में एक घर खरीदूंगा और तभी किसी रिश्ते के बारे में सोचूंगा। मेरी बात सुनकर शेन नुआन ने हाथ हिलाया और बोली, तुम अपनी जिंदगी की चिंता करो, मैं जाकर महजोंग खेलती हूं। तभी उनका फोन फिर बज उठा। यह चौथी बार था जब सामने वाला कॉल कर रहा था। उन्होंने कॉल उठाते ही जोर से कहा, इतनी जल्दी क्या है? मरने वाली हो क्या? मैं अपने दामाद के साथ खाना खा रही हूं और तुम लोग मुझे लगातार फोन कर रहे हो। रुको, आती हूं, और आज तुम्हारे सारे पैसे जीत कर ले जाऊंगी। फिर अचानक उन्होंने मुस्कुराकर कहा, शियावा भी साथ है क्या? उसे भी लेकर आना। तुम्हारी बड़ी बहन उसे थोड़ा प्यार दुलार देगी। वैसे उसकी कुकिंग कमाल की है, लेकिन ध्यान रहे आज उसका पति साथ नहीं है, इसलिए मेरे दामाद को बहकाने की कोशिश मत करना। बाहर बहुत सारे आवारा आदमी घूम रहे हैं। फिर उन्होंने फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। दूसरी तरफ से हंसती हुई आवाज आई, चुई, तुम आ रहे हो ना? मैंने विनम्रता से मना कर दिया, नहीं बड़ी बहन, आज दोपहर कुछ काम है, मुझे कुछ सामान खरीदना है। इतना कहते ही मैं अचानक रुक गया। तलाक हो चुका था, फिर भी मैं अनजाने में शिया नुआन के लिए खरीदारी करने की बात कह गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि कुछ आदतें सच में इतनी आसानी से नहीं जाती। दूसरी तरफ से महिला ने दांत पीसते हुए मजाक में चिल्लाया, शेन नुआन, जल्दी यहां आओ, आज तुम्हारी खैर नहीं। कुछ देर बाद मेरी सास अपनी बेहद साधारण दिखने वाली कार में बैठकर चली गई। मैं फिर अकेला सड़क पर खड़ा रह गया। दिल में हल्की कड़वाहट थी, लेकिन उसी के साथ एक नई उम्मीद भी थी। मैंने मुट्ठियां भींच ली। अब मेरी नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। सबसे पहले मैं एक दुकान पर गया और सिगरेट का पैकेट खरीदा। आश्चर्य की बात थी कि मेरा मूड उतना खराब नहीं था जितना होना चाहिए था। शायद लंबे समय से मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। सिगरेट लेने के बाद मैं सीधे एक प्रॉपर्टी एजेंसी पहुंचा। कई घर देखने के बाद मेरी नजर एक डुप्लेक्स अपार्टमेंट पर जाकर रुकी। कीमत थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन मुझे वो पसंद आ गया। आखिर मेरे सिर पर 40 लाख का कर्ज था। सिर्फ बचत करके इतनी बड़ी रकम लौटाना संभव नहीं था। अगर जिंदगी बदलनी थी तो बड़ा सोचना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ शिया नुआन लगभग टूटने की कगार पर पहुंच चुकी थी। उसकी मां ने सचमुच उसका घर बेच दिया था, और जब उसने विरोध किया तो बड़ी सहजता से कह दिया कि महजों खेलते समय वो घर हार गई। अगर कोई शिकायत है तो जाकर उसी व्यक्ति से बात करे
जिसने घर जीता है। ये सुनकर शिया नुआन के पास शब्द ही नहीं बचे। फिर भी उसके मन में सबसे ज्यादा उलझन किसी और बात को लेकर थी। वो अपने कमरे में बिस्तर के किनारे बैठी हुई सोच रही थी। क्या वह सचमुच दु सितेंग से प्यार करती थी, या फिर वो सिर्फ उसके दिल का एक सहारा था? इतने साल विदेश में रहने के दौरान उनके बीच का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा था। शुरुआत में वे घंटों फोन पर बातें करते थे, फिर धीरे धीरे बातचीत कम होती गई। घंटों की जगह मिनटों ने ले ली। आखिर में तो हालत यह हो गई थी कि मैं जब डिनर के लिए उसे बुलाता तभी वो कॉल काट देती थी। अचानक उसके मन में मेरी यादें उभरने लगी। जब भी उसकी तबीयत खराब होती, मैं सुबह सुबह उठकर उसके लिए मछली और टोफू का सूप बनाता था। कभी हड्डियों का सूप तैयार करता था। उसके ऑफिस ले जाने के लिए अदरक और गुड़ वाला गर्म पेय भी थर्मस में भरकर देता था। जितना ज्यादा वो सोचती गई, उतना ही दु सितेंग का चेहरा उसके मन में धुंधला होता गया और मेरी छवि पहले से ज्यादा साफ होती चली गई। ये एहसास उसे बेचैन कर रहा था। आखिर मुझे तो उसी ने नहीं छोड़ा था, बल्कि मैंने उसे तलाक दिया था। उसके अहंकार को यह बात बिल्कुल स्वीकार नहीं थी कि वो अब भी मेरे बारे में सोच रही है। परेशान होकर उसने अपनी कार की चाबियां और फोन उठाया और घर से निकल गई। कुछ देर बाद वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां वो पहले कभी नहीं गई थी और जहां जाना उसे हमेशा पसंद भी नहीं था। लेकिन इस समय उसे अपने अंदर जमा भावनाओं को बाहर निकालना था। इसलिए वो बार में जाकर बैठ गई और लगातार शराब पीने लगी। हर घूंट के साथ उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो खुद से सवाल कर रही थी कि आखिर वो मेरे बारे में क्यों सोच रही है। उसके हिसाब से मैं बस खाना थोड़ा अच्छा बनाता था, घर थोड़ा जल्दी साफ कर देता था, कपड़े अच्छी तरह धोता था, दिमाग थोड़ा तेज था और दिखने में थोड़ा अच्छा था। इसके अलावा मेरे अंदर ऐसा क्या था? और सबसे बड़ी बात, मैंने उससे तलाक मांगने की हिम्मत कैसे की? उसने उसे नहीं छोड़ा था, बल्कि मैंने उसे छोड़ दिया था। धीरे धीरे शराब उसके दिमाग पर चढ़ने लगी, लेकिन उसे खुद पता नहीं चला कि उसके विचारों में दु सितेंग का नाम तक नहीं था। पूरा मन सिर्फ मेरी यादों से भरा हुआ था। तभी एक आदमी उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, गुड इवनिंग मिस, क्या मुझे आपको एक ड्रिंक ऑफर करने का मौका मिलेगा? उस रात न जाने कितने लोग उससे बात करने की कोशिश कर चुके थे। शिया नुआन बस अकेले बैठकर पीना चाहती थी। उसने उस आदमी की तरफ देखा। उम्र लगभग 40 के आसपास थी और सिर से पैर तक महंगे ब्रांड्स पहने हुए था। बिना किसी दिलचस्पी के उसने कहा, मेरी सालाना आय 7 अंकों में है। मेरी घड़ी की कीमत 10 लाख से ज्यादा है। मेरे परिवार के संबंध भी काफी मजबूत है, इसलिए मुझे ड्रिंक ऑफर करने की जरूरत नहीं है। आदमी एक पल के लिए चुप हो गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये महिला उससे पूछ नहीं रही, बल्कि बता रही है कि उसके पास वो सब कुछ पहले से है जिस पर वो घमंड करता है। वो चुपचाप मुड़कर चला गया। लेकिन कुछ ही देर बाद एक और युवक उसके पास आ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक बार मेरे दोस्तों के साथ चलकर ड्रिंक कर लो, वहां सब देख रहे हैं। इतनी खूबसूरत लड़की अकेली बैठी है, अच्छा नहीं लगता। फिर उसने बेहुदा अंदाज में उसकी टांगों की तरफ देखते हुए कहा, वैसे दीदी, आपकी टांगें बहुत सुंदर हैं। अगर आपका छोटा भाई थोड़ा छू ले तो कोई दिक्कत तो नहीं? ये सुनते ही शिया नुआन का धैर्य टूट गया। उसने हाथ में पकड़ा हुआ पूरा गिलास उसके चेहरे पर उड़ेल दिया। युवक की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। दूर बैठा वही अधेड़ आदमी जो पहले चला गया था, ये सब देखकर रुक गया। शायद वह किसी मौके का इंतजार कर रहा था ताकि हीरो बनकर उसकी मदद कर सके। उधर युवक की बेइज्जती हो चुकी थी। उसने अपना असली रंग दिखाते हुए गालियां देना शुरू कर दिया और गुस्से में हाथ उठाकर शिया नुआन को मारने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रुक गया। किसी ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली थी। अगले ही पल एक भारी भरकम आदमी उसके बगल में खड़ा दिखाई दिया। उसकी आंखों में खतरनाक ठंडक थी।
उसने युवक की कलाई और जोर से दबाई और धीमी मगर डरावनी आवाज में कहा, यहां लड़ाई करने का इरादा है या फिर स्ट्रेचर पर लेटकर बाहर जाना चाहता है? हर इंसान तुम्हारी पहुंच में नहीं होता, समझे या नहीं? वो भारी भरकम आदमी ठंडी आवाज में बोला। दूर खड़े शेन जिनके साथी भी मामला बिगड़ता देख उठकर इधर आने लगे, लेकिन उस आदमी ने उनकी तरफ देखने की भी जरूरत नहीं समझी। उसने शेन जिन का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ धक्का दिया और फिर शिया नुआन की तरफ देखकर मुस्कुराया। भाभी, आप यहां अकेली कैसे आ गई? शराब के नशे में डूबी शिया नुआन ने सिर तिरछा करके उसे देखा। उसकी आंखों में उलझन साफ दिखाई दे रही थी। तुम कौन हो? उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। आदमी हंस पड़ा। मैं चुई का भाई हूं, खून का नहीं लेकिन उससे भी बढ़कर। मेरा नाम सुन फुबाओ है। ये बार मेरे रिश्तेदारों का है, इसलिए मैं अक्सर यहां आता रहता हूं। भाभी, आप अकेले गाड़ी चलाकर यहां आई है। रात काफी हो चुकी है और ये जगह सुरक्षित नहीं है। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैंने अभी अभी बड़े भाई को फोन किया है, वो बस पहुंचने ही वाले हैं। ये सुनते ही शिया नुआन का दिल अचानक घबरा उठा। पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि मैं आने वाला हूं, उसके मन में अजीब बेचैनी फैल गई। वो मुझसे मिलना नहीं चाहती थी, फिर भी उसकी जिंदगी किसी न किसी तरह बार बार मेरे साथ जुड़ जाती थी। वो तुरंत वहां से निकल जाना चाहती थी। दूसरी तरफ शेन जिन और उसके साथी इतने आसानी से मामला छोड़ने वाले नहीं थे। वे लगातार शोर मचा रहे थे और जवाब मांग रहे थे। सुन फुबाओं का धैर्य आखिर टूट गया। उसने पास पड़ी एक कुर्सी उठाई और उनकी तरफ इशारा करते हुए गरजा, बहुत हो गया। क्या सच में लगता है कि मैं तुम लोगों को हाथ नहीं लगाऊंगा? फिर उसने बार के कर्मचारियों की तरफ मुड़कर कहा, ऊपर जाओ और बाकी लोगों को भी बुलाओ। यहां कुछ लोग परेशानी खड़ी करना चाहते हैं। और सुन लो, मेरी भाभी का चाचा शहर के पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो में ऊंचे पद पर है। समझदारी इसी में है कि शांत रहो। ये सुनते ही भीड़ का सारा जोश ठंडा पड़ गया। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने किसी साधारण इंसान को नहीं छेड़ा है। कुछ ही पलों में सब लोग चुपचाप पीछे हट गए। दूर बैठा वो अधेड़ आदमी, जो पहले शिया नुआन की मदद करने का मौका तलाश रहा था, ये देखकर थोड़ा निराश हुआ। फिर भी वो वही रुका रहा। शायद वो जानना चाहता था कि आखिर वो आदमी कौन है जिसके लिए इतनी हलचल मची हुई है। इसी बीच नशे में डगमगाती शिया नुआन बार के बाहर निकलने लगी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, सामने से अंदर आते हुए किसी व्यक्ति से सीधा टकरा गई। अगले ही पल उसने खुद को उस व्यक्ति की बाहों में पाया। सुन फुबाओ मुस्कुराया, मुड़ा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। आसपास मौजूद लोग भी समझ गए कि महिला का आदमी आ चुका है। मैंने उसे अपनी बाहों में संभाल रखा था। उसे इस हालत में देखकर मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। शराब पीकर गाड़ी चलाकर यहां तक आ गई। अगर फुबाओ ने तुम्हें नहीं देखा होता तो क्या होता? और ऊपर से ऐसी जगह पर आने की क्या जरूरत थी? मैं लगातार उसे डांटता जा रहा था। शिया नुआन ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। वो मेरी तरफ देखना ही नहीं चाहती थी। कुछ देर बाद मैंने हार मान ली और उसे लेकर बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही हम बार से बाहर आए, ठंडी हवा लगते ही उसे उल्टी आ गई और पूरा निशाना मैं बना। उस पल मेरा धैर्य सचमुच जवाब देने वाला था। दांत भींचते हुए मैंने कहा, अभी इसी हालत में तुम्हें मां के पास ले जाऊंगा। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि तलाक के पहले ही दिन तुम बार में शराब पीकर बैठी हो। अब कार की चाबी दो। शिया नुआन ने धुंधली आंखों से मेरी तरफ देखा और लड़खड़ाती आवाज में बोली, वो मेरी मां है, तुम्हारी नहीं। फिर अचानक उसका चेहरा उतर गया। मैं घर नहीं जा सकती, मेरे पास घर की चाबी नहीं है। मैं कुछ कह पाता उससे पहले वो मेरे सीने से लग गई, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जिसने कोई बड़ी गलती कर दी हो। कुछ क्षण बाद मैंने धीमी सिसकियां सुनी, चुई, अब मेरे पास घर ही नहीं बचा। मां ने मेरा अपार्टमेंट बेच दिया।
उसकी आवाज सुनकर मैं चुप हो गया। आखिरकार मेरे पास उसे अपने नए किराए के अपार्टमेंट में ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस रात मैंने उसे बेड पर सुला दिया और खुद सोफे पर सो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो पूरा शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख इस बात का था कि मेरी कंबल तक किसी और ने हथिया ली थी। बाहर अभी अंधेरा था। शिया नुआन का फोन लगातार बज रहा था। आधी नींद में मैंने कॉल रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ से शेन नुआन की गरजती हुई आवाज आई, जब वो छोटी झूठी वापस आएगी तो उसकी खाल उधेड़ दूंगी। मैंने साफ कहा था कि रात बाहर नहीं बितानी, और पहले ही दिन मेरी बात नहीं मानी। उनका पूरा गुस्सा सुनने के बाद मैंने धीरे से कहा, मां, मैं चुई बोल रहा हूं। शिया नुआन मेरे यहां है। अगले ही पल कॉल कट गई। मैं हैरानी से फोन को घूरता रह गया। कुछ सेकंड बाद एक मैसेज आया, मैं और वैन यात्रा पर निकल गए हैं। शिया नुआन को अपने पास रहने दो, तब तक मुझे चिंता नहीं होगी, और अगर मुझे फोन करके परेशान किया तो मिलिट्री बॉक्सिंग का स्वाद चखाऊंगी। मैसेज पढ़कर मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सास को अपनी बेटी की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। तभी मेरे पीछे किसी की आवाज आई, तुम मेरा फोन चेक कर रहे हो? मैं मुड़ा तो देखा कि शिया नुआन बिना मुंह धोए ही मेरे पीछे खड़ी थी। उसने मुझे घूरते हुए कहा, जब हम शादीशुदा थे तब तुमने कभी मेरे कॉल्स नहीं देखे। जब मैं दुस्सितिंग से बात करती थी तब भी कुछ नहीं कहते थे। अब तलाक के बाद अचानक फोन देखने लगे। मैंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। शिया नुआन, अगर तुमने दोबारा शराब पी तो मैं सच में मां को बता दूंगा। उसने जानबूझकर मेरी बात अनसुनी कर दी। मुझे भूख लगी है। फिर उसने अपना फोन उठाया और मेरे सामने ब्लॉक लिस्ट खोल दी। उसमें दुस्सितिंग का नंबर साफ दिखाई दे रहा था। अगले ही पल उसने फोन सोफे पर फेंक दिया और खुशी खुशी बाथरूम की तरफ भाग गई। मैं उसकी पीठ को देखता रह गया। तलाक हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे और हम फिर से एक ही घर में रह रहे थे। बाथरूम से पानी की आवाज आने लगी तो मैं उठकर रसोई में चला गया। नाश्ता बनाते समय मैंने उसे मां का संदेश सुनाया। मां और पिताजी घूमने चले गए हैं। घर की चाबियां भी अपने साथ ले गए। उन्होंने कहा है कि तुम फिलहाल यही रहो। बाथरूम से उसकी आवाज आई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हम पहले भी साथ रहते थे। यह सुनते ही मेरा हाथ लगभग कड़ाही की तरफ बढ़ गया। मेरा मन कर रहा था कि अंदर जाकर उससे बहस करूं। आखिर हमने तलाक ले लिया था। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था। मेरे सिर पर 40 लाख का कर्ज था। फिर भी किसी वजह से हम दोबारा साथ रह रहे थे। मैंने खुद को शांत किया और कहा, जल्दी तैयार हो जाओ, मुझे भी निकलना है। आज एक नई नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाना है। मेरी बात सुनकर उसने बाथरूम से सिर बाहर निकाला। उसके चेहरे पर हैरानी थी। चुई, कल रात तुम देर से लौटे, फिर भी मेरे कपड़े धो दिए। क्यों न तुम नौकरी छोड़कर मेरे पर्सनल हाउसकीपर बन जाओ? मैंने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, अपनी पूर्व पत्नी को उसके पुराने प्यार के साथ देखना मेरे बस की बात नहीं है। चाहे हमारी शादी एक समझौता थी, लेकिन मेरे अंदर एक आदमी का आत्मसम्मान अभी भी बाकी है। शिया नुआन कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान उभर आई। पुराना प्यार? तुम दुस्सितिंग की बात कर रहे हो? वो कुछ कदम आगे बढ़ी और शरारती अंदाज में बोली, चुई, क्या तुम जल रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? उसके सवाल के बाद पूरे कमरे में खामोशी छा गई और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन शिया नुआन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वो लगातार मेरे पीछे पड़ी रही। चुई, बस एक बार मान लो कि तुम जलते हो। अगर तुम कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं दुस्सितिंग को कभी नहीं चुनूंगी। उसकी बात सुनकर मेरा सिर दर्द करने लगा। आखिरकार मैंने झुंझलाकर कहा, हां, मैं जलता हूं। अब खुश? लेकिन पहले चुपचाप बैठकर नाश्ता खत्म करो। ये सुनते ही उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आ गई जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो।
मैंने प्लेट उसके सामने रखी और मन ही मन आह भरी। मेरे लिए सबसे दुखद बात यह थी कि तलाक होने के बावजूद मुझे फिर से उसकी देखभाल करनी पड़ रही थी। लेकिन शिया नुआन ने गर्व से कहा, यह तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। तुरंत तैयार होकर निकल पड़ा। नई नौकरी, नई शुरुआत और नई जिंदगी की उम्मीद लेकर मैं रोंगजियाओ ग्रुप के मुख्यालय की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही मैं आत्मविश्वास से सड़क पार करने वाला था, अचानक एक लाल रंग की विशाल फोर्ड रैप्टर मेरे चेहरे के सामने से बिजली की तरह गुजर गई। डर के मारे मेरा पूरा आत्मविश्वास हवा हो गया। कुछ सेकंड पहले तक मैं भविष्य की योजनाएं बना रहा था और अगले ही पल अपनी जान बचने की खुशी मना रहा था। थोड़ी दूर जाकर वो गाड़ी रुक गई। फिर उसमें से एक महिला बाहर निकली। उसने काली फिटिंग स्कर्ट पहन रखी थी और पैरों में 7-8 सेंटीमीटर ऊंची हील्स थी। उसका फिगर बेहद आकर्षक था और पहनावा काफी बोल्ड। लेकिन मेरी नजर में वो सिर्फ एक ऐसी औरत थी जिसने लगभग मुझे मार ही दिया था। मैं उससे जाकर बहस करता, उससे पहले ही वो तेजी से दौड़ती हुई कंपनी के अंदर गायब हो गई। मैंने ठुड्डी सहलाई और मन ही मन सोचा, ये औरत मुझे बिल्कुल भरोसेमंद नहीं लगती। कुछ देर बाद मैं रोंगजियाओ ग्रुप के इंटरव्यू रूम में बैठा था। सामने 3 इंटरव्यूअर बैठे थे, 2 पुरुष और 1 महिला। माहौल देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुलिस स्टेशन में पूछताछ हो रही हो। बीच में बैठी महिला ने सबसे पहले मुस्कुराकर कहा, मैं झाओ हूं, एचआर विभाग की निदेशक। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी ताकि हम आपको बेहतर समझ सकें। बाकी दोनों आपके जवाबों और अनुभव का मूल्यांकन करेंगे। अंत में हम तय करेंगे कि हमारे बीच सहयोग संभव है या नहीं। फिर उन्होंने कंपनी की नीति समझानी शुरू की। रोंगजियाओ ग्रुप में कर्मचारियों और कंपनी के बीच मालिक और नौकर वाला रिश्ता नहीं होता। हम सब साझेदार की तरह काम करते हैं और हम बाकी कंपनियों की तुलना में अपने लोगों के साथ थोड़ा ज्यादा मानवीय व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको हमारी व्यवस्था समझाती हूं। उसके बाद आप तय कर सकते हैं कि इंटरव्यू जारी रखना है या नहीं। उनकी बातों में कोई घमंड नहीं था। उनका व्यवहार इतना सहज था कि मैं धीरे धीरे आराम महसूस करने लगा। कंपनी की पूरी व्यवस्था सुनने के बाद मैंने तुरंत हामी भर दी। झाओ निदेशक मुस्कुराई। शानकांग ग्रुप की तुलना में हम अपने कर्मचारियों को ज्यादा सम्मान देते हैं। यहां नौकरी करना गुलामी का अनुबंध साइन करना नहीं है। अब सवाल जवाब शुरू करते हैं। जैसे आपको हम पसंद आने चाहिए, वैसे ही हमें भी आप पसंद आने चाहिए। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा नाम चुई आन है। उम्र 25 साल। हाल ही में तलाक हुआ है। मैं पहले शानकांग ग्रुप के प्लानिंग विभाग में काम करता था। मेरे पास 3 साल का अनुभव है। मैंने कई छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स की योजना बनाई है और कुछ प्रोजेक्ट्स में रोंगजियाओ ग्रुप से जुड़ी रणनीतियों पर भी काम किया है। मेरी शिक्षा सिर्फ हाई स्कूल तक है क्योंकि पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। मेरी बात खत्म होते ही अगला सवाल आया, आपका तलाक क्यों हुआ? मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरी और मेरी पूर्व पत्नी की पारिवारिक स्थिति में बहुत बड़ा अंतर था। मैं उसकी जिंदगी में बोझ नहीं बनना चाहता था। इसके बाद उन्होंने व्यावसायिक सवाल पूछे, अगर आपको अभी रोंगवांग शिजी ब्रांड का मुकाबला करने की रणनीति बनानी हो तो कहां से शुरुआत करेंगे? मैंने कुछ क्षण सोचा और जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि सीधे उसका मुकाबला करना जरूरी है। वो एक लो एंड ब्रांड है जिसका मुख्य ग्राहक वर्ग उम्रदराज लोग हैं। वो सिर्फ शानकांग डिपार्टमेंट स्टोर को बचाने की एक रणनीति है, जबकि रोंगजियाओ ग्रुप का मुख्य आकर्षण हाई एंड और लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन है। अगर हम उनकी नकल करेंगे तो न तो फायदा होगा और न ही परिणाम अच्छे आएंगे। मेरे जवाब के बाद तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर अंतिम सवाल पूछा गया, आपने शानकांग ग्रुप क्यों छोड़ा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वो मेरे घर से बहुत दूर था। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद झाओ निदेशक हंस पड़ी। यह भी एक कारण माना जा सकता है। ठीक है, हम कल शाम तक आपको जवाब दे देंगे।
उम्मीद है भविष्य में हमारे बीच सहयोग होगा। इंटरव्यू खत्म होने के बाद मैं बाहर निकल गया, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते अचानक मुझे कुछ याद आया। मैं वापस मुड़ा और पूछा, नीचे जो लाल रंग की रैप्टर खड़ी है, क्या वो आपकी कंपनी की है? ये सवाल सुनते ही तीनों के चेहरे अजीब हो गए। झाओ निदेशक हल्की शर्मिंदगी के साथ खड़ी हुई। आप घायल तो नहीं हुए? मैंने सिर हिलाया। वो बोली, हाँ, वो गाड़ी कंपनी की ही है। जब मैं उसकी मालिक से मिलूंगी तो उसकी अच्छी खबर लूंगी। मैंने तुरंत कहा, मुझे कठोर मत समझिए, लेकिन वो 8 सेंटीमीटर की हील पहनकर गाड़ी चला रही थी और लगभग मुझे कुचल ही दिया था। इतना कहकर मैं वहां से निकल गया। मेरे जाते ही कंपनी के लोगों का तो कहना था कि उस समय सड़क पार करने की बजाय फुटपाथ पर चलना ज्यादा सुरक्षित होता है। झाओ निदेशक ने आखिरकार लंबी सांस ली और कहा, मुझे ये लड़का पसंद आया। फिलहाल इसे ट्रायल पीरियड पर रख लेते हैं। वैसे भी हमारे यहां 1 महीने की प्रोबेशन होती है। अगर जरूरत पड़ी तो उस दौरान बिना कारण भी हटाया जा सकता है। और जहां तक लगभग गाड़ी से कुचले जाने वाली घटना की बात है, वो मुस्कुराई। उसे हमारी आंटी की तरफ से स्वागत उपहार मान लेते हैं। आखिर यहां मौजूद लगभग हर व्यक्ति कभी न कभी इसका शिकार हो चुका है। उधर मैं लिफ्ट के सामने खड़ा था। मन में बार बार वही लाल रैप्टर घूम रही थी। जितना सोचता उतना ही डर लगता। एक पल के लिए तो मुझे सच में लगा कि कहीं ये मेरे तलाक की सजा तो नहीं थी। तलाक के तुरंत बाद पहले सासू मां की डांट पड़ी, फिर शिया नुआन वापस मेरे घर आ गई, और आज सुबह तो मैं लगभग कार के नीचे आने से बचा था। ऊपर से इंटरव्यू भी उम्मीद के मुताबिक नहीं गया। इन्हीं अजीब विचारों में खोया हुआ मैं लिफ्ट के सामने खड़ा था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। अचानक किसी नरम चीज से मेरी छाती टकराई। मैं समझ भी नहीं पाया कि हुआ क्या है कि अगले ही पल मेरे पेट में जोरदार मुक्का पड़ा। उसके बाद एक तीखी आवाज मेरे कानों में गूंज उठी, चलते समय आंखें नहीं होती क्या? फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो? मरना है क्या? मैं अभी संभल भी नहीं पाया था कि किसी ने मेरे बाल पकड़ लिए। पहले ही मुक्का खाकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैंने बिना सोचे समझे सामने वाली के बाल पकड़ लिए। अगले ही पल उसकी चीख निकली। जवाब में उसकी ऊंची हील मेरी जूती पर पूरी ताकत से आकर लगी, और इस बार दर्द से करहाने की बारी मेरी थी। तभी मैंने पहली बार उसका चेहरा साफ देखा। वही औरत थी जिसने कुछ देर पहले अपनी लाल गाड़ी से मुझे लगभग कुचल ही दिया था। वो गुस्से में चीखी, बताओ किस विभाग में काम करते हो? अभी इसी वक्त नौकरी से निकलवा दूंगी। उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। जब उसने मुझे सज्जन आदमी समझने से इनकार कर दिया था, तो मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था। दांत भींचकर मैंने कहा, मैं तुम्हारी कंपनी में काम ही नहीं करता, और नीचे पार्किंग में तुम ही थी जिसने मुझे लगभग मार दिया था। मैं तो खुद तुम्हें ढूंढने की सोच रहा था। हमारा हंगामा सुनकर आसपास लोग इकट्ठा होने लगे। इंटरव्यू लेने वाले तीनों अधिकारी भी दौड़ते हुए आ पहुंचे, क्योंकि हमारी आवाजें उन्हें कुछ ज्यादा ही परिचित लग रही थी। जैसे ही उन्होंने हमें देखा, सबके चेहरे बदल गए। एचआर डायरेक्टर झाओ घबराकर बोली, चुई, पहले छोड़ो। डायरेक्टर लियू, आप भी छोड़िए। सब लोग देख रहे हैं। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए हाथ छोड़ दिया, लेकिन उस पागल औरत ने हाथ छोड़ने की बजाय मेरे कंधे की तरफ झुककर काटने की कोशिश कर दी। कुछ देर तक सब लोग बीच बचाव करते रहे। आखिर काफी समझाने के बाद उसने भी मुझे छोड़ा। हम दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। हालत ऐसी थी जैसे अभी दोबारा लड़ पड़ेंगे। अचानक उसने अपनी जूती उतारी और मेरी तरफ फेंकने के लिए हाथ उठाया। सौभाग्य से डायरेक्टर झाओ ने समय रहते उसे रोक लिया। फिर उन्होंने मुझे जल्दी से वहां से जाने का इशारा किया और कहा कि बाद में इस घटना के लिए माफी मांग ली जाएगी। मैं नाक से फुफकार भरते हुए लिफ्ट में घुस गया। सच में आज का दिन बेहद मनहूस था। उधर वो औरत अपने बिखरे बाल ठीक करते हुए बोली, डायरेक्टर झाओ,
आप इस आदमी को जानती हैं? झाओ ने अपनी स्कर्ट ठीक की और जवाब दिया, आज इंटरव्यू देने आया था। और हां, नीचे जिसे तुमने लगभग टक्कर मारी थी वही है। यह सुनकर वो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हुई, उल्टा मुस्कुराकर बोली, मुझे खूबसूरत लड़के पसंद नहीं हैं। देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। अगर मैंने उसे टक्कर नहीं मारी होती तो उसे रखने का क्या फायदा? फिर उसने उंगली से इशारा करते हुए कहा, उसे बता देना कि कल से काम पर आ जाए। उसने मेरे बाल खींचे हैं और ऊपर से फायदा भी उठाया है। अब मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। ये कहकर वो चली गई। उसके जाते ही वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। कंपनी हर मामले में शानदार थी, लेकिन उनकी सीईओ को लेकर सबके मन में डर था। कंपनी से बाहर निकलते ही मेरे फोन पर संदेश आया कि मेरा चयन हो चुका है। सोमवार से ज्वाइन करना था और सारी औपचारिकताएं रिसेप्शन पर पूरी हो जाएंगी। लेकिन खुशी की जगह मेरे मन में अजीब डर था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी भेड़िए के मुंह में खुद चलकर जा रहा हूं। फिर भी मैं ये मौका नहीं छोड़ सकता था। रोंगजियाओ ग्रुप में नौकरी पाना मेरी योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। अगर मुझे अपनी प्रतिभा साबित करनी थी तो यही जगह सबसे सही थी। घर लौटते समय मेरा दिमाग फिर शिया नुआन की तरफ चला गया। पिछले 3 सालों ने महिलाओं के बारे में मेरी सारी कल्पनाएं तोड़ दी थी। कौन सोच सकता था कि कंपनी में सफाई और अनुशासन की मिसाल मानी जाने वाली महिला घर में बिल्कुल अलग निकलेगी। अकेले रहने वाली किसी लड़की का कमरा इतना बिखरा हुआ भी हो सकता है। ये मैंने उसी से सीखा था। इन्हीं विचारों के बीच मैंने सासू मां को फोन लगाया और पूछा कि वो लोग आखिर कब लौटने वाले हैं। लेकिन फोन किसी और ने उठाया। दूसरी तरफ से हंसती हुई आवाज आई, तुम्हारी मां अभी महजोंग खेल रही है, हम सब साथ हैं। फोन के पीछे से महजों की टाइलों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। मैं तुरंत समझ गया कि ये सब बहाना है। असल में वे दोनों अकेले समय बिताना चाहते थे और शिया नुआन को वापस घर नहीं बुलाना चाहते थे। लेकिन मैं भी उसे यूं ही बाहर नहीं निकाल सकता था। आखिर वेन परिवार और सासू मां की इज्जत का सवाल था, और सच कहूं तो तलाक मांगने वाला भी मैं ही था। दूसरी तरफ एक आलीशान विला में शेन नुआन महजोंग टेबल से उठ चुकी थी। उनके सामने बैठे वेन साहब कुछ चिंतित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है? कहीं कोई परेशानी तो नहीं होगी? शेन नुआन आराम से संतरा छीलते हुए बोली, इतनी चिंता मत करो, मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती हूं। वो अब चुई की सेवा की आदी हो चुकी है। 3 साल से हम उस लड़के को जानते हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो उसे किसी मुसीबत में डाल देगा? फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें एक राज बताऊं, चुई सिगरेट पीता है, लेकिन हमारी बेटी के लिए उसने पूरे 3 साल एक भी सिगरेट नहीं छुई। वेन साहब ने तुरंत विरोध किया, जब वो सिगरेट पिए तो सामान्य बात है, लेकिन अगर मैं पीऊं तो अपराध हो जाता है। शेन नुआन ने आंखें तरेरी, आज मेरा मूड अच्छा है, तुम्हें 2 सिगरेट पीने की अनुमति है। ये सुनते ही वेन साहब ऐसे खुश हुए जैसे कोई शाही फरमान मिल गया हो, और तुरंत अपने दोस्तों के साथ बालकनी की तरफ भाग गए। असल में शेन नुआन ने पहले ही शिया नुआन को संदेश भेज दिया था। अगर वो अपनी गलती मान लेती तो घर की चाबियां वापस मिल जाती, लेकिन उनकी जिद्दी बेटी ने जवाब तक नहीं दिया, इसलिए उन्हें बिल्कुल चिंता नहीं थी। उधर मैं सुपरमार्केट में ट्रॉली धकेलते हुए रात के खाने के बारे में सोच रहा था। आखिरकार मैंने सुअर की बड़ी आंतें, कुछ हरी फलियां और मशरूम खरीदे और घर लौट आया। जब मैं अंदर पहुंचा तो शिया नुआन पहले से ही वहां मौजूद थी। उसने नया पीला पजामा पहन रखा था, जिस पर छोटे छोटे भालू बने हुए थे। वो सोफे पर बैठी चिप्स खा रही थी और टीवी देख रही थी। मुझे देखते ही उसने चिप्स का पैकेट नीचे रखा, सिर उठाया और बिल्कुल स्वाभाविक अंदाज में बोली, चुई, मुझे भूख लगी है। मैंने गहरी सांस ली और शांत स्वर में पूछा, तुम सच में यहां रहने का इरादा रखती हो? उसने तुरंत सिर हिलाया, मैं किराया और खाने का खर्च दे दूंगी।
आखिर मुझे छोड़ दिया गया है। मैंने मां को फोन किया था, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया। ऊपर से मुझे डांटता हुआ मैसेज भेज दिया। उसने फोन मेरी तरफ बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल शरारती नजर से मुझे देखने लगी। वैसे, क्या तुम मेरा फोन चेक करने का बहाना ढूंढ रहे हो? लो, आराम से देख लो। मैं बाथरूम की तरफ बढ़ ही रहा था कि पीछे से शिया नुआन की आवाज सुनाई दी। उसने मुट्ठियां भींचते हुए नाराजगी से कहा, पेट दर्द हो रहा है। दरअसल डू जितेंग का नंबर ब्लैकलिस्ट में डालने के बाद भी वो खुद को पूरी तरह शांत नहीं कर पा रही थी। वो बस चाहती थी कि वह आदमी उसकी जिंदगी और उसके मूड को और खराब न करे। उधर मैं रसोई में सब्जियां धो रहा था। तभी शिया नुआन चुपके से अंदर आ गई। दोनों हाथ पीछे बांधे हुए वो सिंक में रखी सामग्री को उत्सुकता से देखने लगी। मैंने उसकी तरफ देखे बिना सब्जियां धोना जारी रखा और शांत स्वर में कहा, तुम्हें तो रसोई की गंध पसंद नहीं है, फिर चोरी छिपे यहां क्यों आई हो? वो होंठ फुलाकर बोली, मैं खाने में नखरे नहीं करती। तुम चाहे कुछ भी बनाओ, खा लूंगी। लेकिन चुई, तुम बदल गए हो। सच में आदमी बहुत जल्दी बदल जाते हैं। तलाक को अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम मेरे साथ इतने ठंडे हो गए हो। मैं हंस पड़ा। और मत भूलो, तुम अभी भी मेरी लेनदार हो। 4 मिलियन लौटाने हैं मुझे। शिया नुआन ने तुरंत विषय बदल दिया। अगर मैं नखरे नहीं करती तो केकड़े क्यों नहीं खरीदे? पहले तो हमेशा खरीदते थे। उसकी बात सुनते ही मुझे पुरानी घटना याद आ गई। शादी के 3 सालों में हम सिर्फ एक बार इस बात पर झगड़े थे। उसने केकड़े खरीदकर लाने के बाद मुझसे उन्हें पकाने को कहा था, लेकिन मैं उन्हें मार नहीं पाया। मैंने उन्हें एक छोटे से टैंक में रख दिया था। अगले दिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो एक जिंदा उछलते हुए केकड़े को सीधे उबलते पानी में डाल रही थी। उस दिन मेरा मूड इतना खराब हुआ कि मैंने रात का खाना नहीं बनाया, बर्तन नहीं धोए और रसोई भी नहीं साफ की। शायद उस समय उसे समझ नहीं आया था कि उसने क्या गलत किया है। मैंने सब्जियां धो कर रखी और रसोई से बाहर निकल गया। शिया नुआन को लगा कि मैं फिर से नाराज होकर काम छोड़ रहा हूं। लेकिन कुछ देर बाद मैं वापस लौटा और उसके हाथ में दही का एक डिब्बा थमा दिया। जाकर सोफे पर बैठो और ये खाओ। यहां खड़े होकर मुझे परेशान मत करो। अब जबकि हमारा तलाक हो चुका था, मैं उससे दूर भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। बस अब उसके साथ वैसा व्यवहार भी नहीं करता था जैसा पहले करता था। मेरे लिए अब सब बराबर थे, चाहे वो मेरी पूर्व पत्नी हो या मेरी लेनदार। लेकिन शिया नुआन वही खड़ी रही। शायद उसे एहसास नहीं था कि सिर्फ मैं ही नहीं बदला था, वो खुद भी बदल चुकी थी। शायद हमारे रिश्ते का रूप बदल गया था। अब हम पति पत्नी नहीं थे। तभी उसने कढ़ाई में झांकते हुए कहा, आतों की सब्जी में थोड़ा और मिर्च डालना, तभी स्वाद आएगा। मैंने तुरंत उसकी तरफ देखा। तुम भूल गए हो? दूसरी शादी की सालगिरह के बाद वाली सर्दियों में रात के 2 बजे दर्द से बिस्तर पर तड़प रही थी। वो घटना हम दोनों को अच्छी तरह याद थी। उस रात उसे बहुत तीखा उबला हुआ मछली वाला व्यंजन खाने की जिद थी। बाद में इतनी तेज पेट दर्द हुआ कि आधी रात को अस्पताल भागना पड़ा। डॉक्टरों ने ऐंठन बताई, दवाइयां काम नहीं आई, ड्रिप भी बेअसर रही। आखिर मैं पूरी रात उसके सिरहाने बैठा उसे गर्म पानी पिलाता रहा। वो पूरी रात रोती और कराहती रही थी। यहां तक कि दूसरे मरीज भी परेशान हो गए थे और मेरा लगभग किसी से झगड़ा हो गया था। शिया नुआन भी उस घटना को याद करके चुप हो गई। पहले उसे लगता था कि ये सब मेरा कर्तव्य था, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर उसे महसूस हुआ कि शायद वह एक छोटी सी खुशी थी। आखिर हमारा रिश्ता तो सिर्फ एक अनुबंध से शुरू हुआ था। कुछ क्षण बाद उसने धीरे से कहा, ठीक है, मिर्च थोड़ी कम डाल देना। फिर इधर उधर देखकर पूछने लगी, सूप क्या है? अंडे का सूप, मैंने जवाब दिया। अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो प्लेट और चॉपस्टिक निकाल दो। ठीक है, वो तुरंत मान गई। उसके बाहर जाते ही
मेरे होठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई। रात के खाने में 3 व्यंजन और 1 सूप था। सच कहूं तो अगर शिया नुआन घर पर न होती तो शायद मैं खाना बनाने की भी जहमत न उठाता। खाने की मेज पर हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। किसी ने भी तलाक या पुराने रिश्ते की बात नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे 3 साल की पुरानी जिंदगी फिर से लौट आई हो। खाना खत्म होने के बाद मैं बर्तन समेटने लगा, लेकिन इस बार शिया नुआन ने खुद आगे बढ़कर कहा कि वो बर्तन धो देगी। मैं सोफे पर लौट आया और लैपटॉप खोलकर काम से जुड़ी चीजें देखने लगा। कुछ देर बाद वो आरामदायक कपड़ों में मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। चुई, नीचे टहलने चलोगे? तुम्हारी राजकुमारी तुम्हें मौका दे रही है कि एक सुंदर फूल की रक्षा कर सको। मैंने बिना सिर उठाए जवाब दिया, नहीं, मुझे काम देखना है। वो नाराज होकर गहरी सांस लेने लगी, फिर अचानक मुस्कुराई और मीठी आवाज में बोली, भैया चुई, खाना खा लिया है, अब मेरे साथ नीचे घूमने चलो ना। मैंने तुरंत सिर उठाकर कहा, बस करो। लेकिन उसकी ये नई चाल मेरे लिए सचमुच खतरनाक थी। आखिरकार मैंने दोनों हाथ उठाकर हार मान ली। ठीक है, चलते हैं। बिना मेकअप के भी शिया नुआन बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी लंबी कदकाठी और पतली टांगे हर जगह लोगों का ध्यान खींच रही थी। उसके साथ चलते हुए मुझे भी कई निगाहें महसूस हो रही थी। हम दोनों जहां से गुजरते, लोग मुड़कर देखने लगते। थोड़ी देर बाद हम बास्केटबॉल कोर्ट के पास पहुंच गए। कुछ कदम और चलते ही शिया नुआन ने शिकायत की, मैं थक गई हूं, चलो सुपरमार्केट से पानी खरीदते हैं। मैंने सुपरमार्केट की तरफ देखा, फिर अपने अपार्टमेंट की तरफ। आखिर सिर हिलाकर कहा, घर पहुंचकर पी लेंगे। उसने धीरे से बड़बड़ाया, कंजूस, और अगले ही पल सारी थकान गायब हो गई। वो दौड़ते हुए सुपरमार्केट की तरफ निकल गई। मैं वहीं खड़ा बास्केटबॉल कोर्ट को देखने लगा। काफी समय हो गया था खेल खेले हुए। तभी कोर्ट पर खेल रहे एक युवक का टखना मुड़ गया। उनकी टीम में एक खिलाड़ी कम पड़ गया। कुछ लोगों ने मेरी तरफ देखा और पूछा कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए खेल सकता हूं। मैंने मुस्कुराकर कहा, काफी समय से बास्केटबॉल नहीं खेला है, थोड़ा जंग लग गया होगा। शुरुआत में सचमुच हाथ नहीं खुला। लगातार 2 आसान पास मिस हो गए और बाकी खिलाड़ियों ने मुझे नौसिखिया समझ लिया। लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा नहीं था कि चुपचाप हार मानकर किनारे बैठ जाऊं। मैंने अपनी जैकेट उतारी, गहरी सांस ली और दोबारा कोर्ट पर कदम रखा। इस बार गेंद हाथ में आते ही मैंने जल्दबाजी नहीं की। पहले अपना पुराना रिदम वापस पाने की कोशिश करने लगा। जैसे जैसे मेरे शरीर से पसीना बहने लगा, मेरी पुरानी लय वापस आने लगी। 3 अंकों के शॉट लगातार अंदर जाने लगे। कई बार मैंने गेंद छीनी और शानदार पास देकर टीम को अंक दिलाए। रिबाउंड छोड़ दें तो मैं लगभग अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में था। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ रहा था और मन ही मन मैं थोड़ा गर्व भी महसूस करने लगा था। तभी अचानक कोर्ट पर मौजूद लड़कों का व्यवहार बदल गया। कुछ मिनट पहले तक जो सामान्य गति से खेल रहे थे, अब जैसे उनमें नई ऊर्जा भर गई हो। उनकी रफ्तार तेज हो गई, छलांगे ऊंची हो गई और हर कोई खुद को साबित करने में जुट गया। मुझे ये बदलाव अजीब लगा। मैंने उस लड़के की तरफ देखा जिसका टखना पहले मुड़ गया था। उसकी निगाहें लगातार कोर्ट के बाहर किसी दिशा में टिकी हुई थी। उत्सुकता से मैंने भी सिर घुमाया और देखा कि शिया नुआन वापस आ चुकी थी। वो एक कुर्सी पर बैठी थी, हाथ में फोन था और किसी से बात कर रही थी। उसके चेहरे पर एक साथ उलझन और गंभीरता दिखाई दे रही थी। फोन पर वो कह रही थी, मेरे पति को किसी घरेलू सेवा की जरूरत नहीं है और उन्हें स्नैक्स भी पसंद नहीं है। दूसरी तरफ से उसकी 5वीं बड़ी बहन की आवाज आ रही थी, छोटी बहन, तुम गलत सोच रही हो। कौन सा आदमी है जो किसी का दिल जीतने की कोशिश नहीं करता? बगीचे के फूलों से ज्यादा आकर्षण तो जंगली फूलों में होता है। शिया नुआन ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन वो ऐसा नहीं है। उसे बाहर के फूलों में कोई दिलचस्पी नहीं। दूसरी तरफ
कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर जैसे किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची हो, गहरी सांसों की आवाज सुनाई दी। उसके बाद आवाज आई, चिंता मत करो छोटी बहन, तुम्हारी बड़ी बहन सब संभालेगी। शिया नुआन ने होंठ दबाकर मुस्कुराते हुए कहा, आपको खुद पर काफी भरोसा है, लेकिन मेरे पति को सिर्फ लंबी टांगों वाली महिलाएं पसंद है। सौभाग्य से मेरी लंबाई 172 सेंटीमीटर है और आपकी भी 170 से ऊपर है। इतना सुनते ही कॉल कट गया। उधर बास्केटबॉल का खेल भी समाप्त हो चुका था। मैच के आखिरी कुछ मिनटों में मुझे जिस तरह हराया गया था, वो किसी अपमान से कम नहीं था। खेल खत्म होते ही मैं सीधे उस खूबसूरत लड़की की तरफ बढ़ा जो आराम से बैठी थी। मैंने पानी की बोतल उठाई और एक ही सांस में खाली कर दी। आसपास मौजूद लड़कों की निगाहें अब भी हमारी तरफ थी। शायद वे समझ चुके थे कि ये फूल पहले से किसी का है। मैंने शिया नुआन के हाथ में पकड़े फोन की तरफ देखा और पूछा, ये कॉल मेरे बारे में थी? वो मुस्कुराई और सिर हिलाकर बोली, नहीं, बस कोई विज्ञापन वाला कॉल था। तुम्हें कोर्ट पर पिटते हुए देख रही थी तो समय काटने के लिए बात करने लगी। फिर उसने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, तो कैसा लग रहा है? उम्र का असर महसूस हो रहा है? ताकत जवाब दे रही है? मैंने हंसते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि यहां मौजूद इस खूबसूरत महिला का असर किसी भी ऊर्जा बढ़ाने वाली दवा से ज्यादा है। चलो अब घर चलते हैं। थोड़ी देर और रुका तो ये लड़के मुझे अपना प्रेम प्रतिद्वंद्वी समझ बैठेंगे। मेरी बात खत्म होते ही पीछे से गेंद के जमीन पर उछलने की आवाज आई। वो लड़का जिसने लगातार शानदार डंक लगाए थे, सामने आकर बोला कि वो मेरे साथ इक्केबन में खेलना चाहता है। मैंने मना नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि शुरुआत से अंत तक उसने मुझे बुरी तरह हरा दिया। वो खुशी से झूम रहा था। शायद उसे लगा था कि इससे देवी जैसी सुंदर लड़की प्रभावित हो जाएगी। लेकिन जब उसने शिया नुआन की तरफ देखा तो पाया कि वो अपना मुंह छिपाकर हंस रही थी। उसकी आंखों में उसके लिए कोई प्रशंसा नहीं थी। हम दोनों वहां से चले गए और हमारे जाते ही कोर्ट का माहौल बदल गया। किसी का भी खेल में मन नहीं रहा। सब लोग ऐसे बैठ गए जैसे ठंड में मुरझाए हुए पौधे हों। वो लड़का जिसने मुझे हराया था लंबी सांस लेकर बोला, बस करो यार, बास्केटबॉल खेलने से अच्छा है गर्लफ्रेंड ढूंढने में समय लगाया जाए। बाकी सबने भी सहमति में सिर हिला दिया। उसी समय शहर के एक आलीशान अपार्टमेंट में एक महिला शीशे के सामने खड़ी अपने दांत पीस रही थी। वो गुस्से में बड़बड़ा रही थी, 172 सेंटीमीटर पर इतना घमंड? मैं तो 180 हूं। नहीं, ठीक से नापो तो 176। उधर मैं दिन भर की थकान के बाद जल्दी सो गया। बिस्तर पर लेटते ही आंख लग गई, लेकिन मास्टर बेडरूम में मौजूद शिया नुआन अभी जाग रही थी। वो मेरे पुराने फोन को हाथ में लिए 2 नंबरों को देख रही थी। उसे बार बार याद आ रहा था कि जब उसने उनमें से एक नंबर पर कॉल किया था तो सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार कुछ अजीब था। जितना वह सोचती उतना ही उसे शक होता। क्या चुई की कोई और महिला दोस्त थी? क्या तलाक से पहले ही किसी और से उसका संबंध बन गया था? भले ही वो उससे प्यार नहीं करता था, लेकिन तलाक के कुछ दिनों बाद ही किसी दूसरी महिला का होना उसे स्वीकार नहीं था। सोचते सोचते उसका गुस्सा बढ़ता गया। आखिर उसने एक नंबर मिलाया। कॉल तुरंत उठ गया। अभी तक नाराज दिख रही शिया नुआन का चेहरा अचानक बदल गया। वो मुस्कुराते हुए बोली, चीफली, इतनी रात को परेशान करने के लिए माफ कीजिए, अभी तक सोए नहीं? दूसरी तरफ से जवाब आया, जब कंपनी की उपाध्यक्ष खुद फोन करे तो भला कैसे सो सकता हूं? थोड़ी बातचीत के बाद शिया नुआन बोली, सुना है आपकी छुट्टी की अर्जी हाल ही में खारिज कर दी गई थी। अगर पारिवारिक कारण है तो मैं 2 अतिरिक्त दिन की छुट्टी मंजूर कर सकती हूं। सामने वाला तुरंत खुश हो गया। कुछ देर बाद उसने अपनी असली बात रखी, मेरे पास एक फोन नंबर है, क्या आप पता कर सकते हैं कि यह किसके नाम पर रजिस्टर है? आधे घंटे बाद चीफ ली ने वापस कॉल किया। उसने अपने पति को रात में ही जानकारी जुटाने भेजा था।
लेकिन नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं निकला। नंबर एक विशेष वीआईपी श्रेणी में दर्ज था और उसकी जानकारी सामान्य अधिकारों से प्राप्त नहीं की जा सकती थी। हालांकि छुट्टी मंजूर हो गई थी। सोमवार की सुबह शिया नुआन जल्दी जल्दी नाश्ता करके काम पर जाने लगी। जाते जाते उसने पूछा, क्या तुम्हें रास्ते में कहीं छोड़ दूं? मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। हमारा रास्ता अलग था। सबसे अजीब बात यह थी कि इन 2 दिनों में सासू मां का एक भी फोन नहीं आया था और डू जितेंग की तरफ से भी कोई संपर्क नहीं हुआ था। यह बात मुझे काफी हैरान कर रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि शायद शिया नुआन ने सचमुच उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। उधर समुद्र के उस पार एक उदास आदमी अपने बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि शिया नुआन आखिर कर क्या रही है। बिना किसी वजह के उसे हर जगह से ब्लॉक क्यों कर दिया गया था? बेचैनी में उसने अपने सहायक को फोन किया और हालात की जानकारी मांगी, लेकिन जो जवाब मिला उसने उसके चेहरे का रंग ही बदल दिया। सहायक ने बताया कि वह दोनों एक तरह के देर से पूरे किए जा रहे हनीमून जैसी यात्रा पर गए हुए हैं। यह सुनते ही डू जितेंग का खून खौल उठा। गुस्से से उसका चेहरा विकृत हो गया। उसने दांत भींच लिए। उसके मन में केवल एक ही विचार था, जैसे ही वो चीन लौटेगा सबसे पहले चुई से हिसाब चुकता करेगा। उसकी नजर में एक साधारण आदमी ने उससे पहले जगह बना ली थी और यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उधर मैं फिर से ग्लोरी ग्रुप पहुंच चुका था। इस बार मैंने पहले से कहीं अधिक सावधानी बरती। कंपनी के सामने का खुला चौक पार करते समय मैं बार बार इधर उधर देख रहा था। पिछली बार की घटना के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया था कि उस खतरनाक महिला की गाड़ी किसी भी पल कहीं से भी निकल सकती है। पिछले 3 साल शिया नुआन के साथ बिताने के बाद मैंने अमीर और गरीब लोगों के बीच की दूरी को अच्छी तरह समझ लिया था। इतना ही नहीं, खूबसूरत महिलाओं को लेकर मेरे मन में एक अजीब सी सतर्कता भी पैदा हो गई थी। बाहर से जितनी सजी धजी और परफेक्ट दिखती थी, घर के अंदर उनका रूप बिल्कुल अलग हो सकता था। शिया नुआन अक्सर कहा करती थी कि अकेले रहने वाली 10 में से 9 महिलाएं लगभग एक जैसी होती हैं। उसकी ये बात मेरे दिमाग में इतनी गहराई से बैठ गई थी कि मेरी कई पुरानी कल्पनाएं टूट चुकी थी। इस बार मैं बिना किसी परेशानी के ग्लोरी ग्रुप की इमारत के अंदर पहुंच गया। ऑफिस का समय शुरू हो चुका था और हर कर्मचारी अपने काम में व्यस्त दिखाई दे रहा था। मैंने फिर से औपचारिक सूट पहन रखा था। शायद इसी वजह से मैं खुद को पहले से अधिक आत्मविश्वासी महसूस कर रहा था। रिसेप्शन पर पहुंचकर मैंने अपना पहचान पत्र दिया और ज्वाइनिंग से जुड़े दस्तावेज लिए। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मैंने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। तभी रिसेप्शन पर बैठी एक प्यारी सी लड़की मुस्कुराते हुए आगे झुकी। उसने अनुबंध के ऊपर एक टॉफी रख दी। उसकी गोलमटोल सूरत और मुस्कान किसी बच्चे जैसी मासूम लग रही थी। आंखें हल्की सी सिकोड़कर उसने खुशी से कहा, ग्लोरी ग्रुप में आपका स्वागत है। ये हमारी तरफ से स्वागत का छोटा सा उपहार है। इसका मतलब है कि कल की सारी कड़वाहट भूल जाइए। यहां काम करने वाले लोगों की जिंदगी मीठी होती है। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। मैं धन्यवाद कहने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक ठंडी और अधिकारपूर्ण आवाज सुनाई दी। उस आवाज में साफ नाराजगी थी, जैसे किसी ने अभी अभी कोई गलती पकड़ ली हो। मैंने पलटकर देखने से पहले ही महसूस कर लिया कि नई मुसीबत शायद फिर मेरे पीछे आ चुकी थी।